ठीक है, चलो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सीखेंगे। ठीक है, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, रूल्स फॉर। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है एसपीडीएफ वाले रूल के अकॉर्डिंग, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहला जो रूल हम लोग इसमें पढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल जो पढ़ते हैं वो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ बाउस प्रिंसिपल। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं या इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट, ठीक है, इट स्टेट्स दैट, साथ में ही लिखते जाना तुम लोग, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स। ठीक है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ, सॉरी, it states that in the ground state of atoms, comma, orbitals are filled in increasing order of their energies. Orbitals are filled in increasing order of their energies. लास्ट क्लास में हम लोग ये एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल पढ़ चुके थे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमको कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो हमको देखना है कि किस ऑर्डर को फॉलो करेगा। जैसे जैसे ये क्या बोला था, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, जैसे जैसे ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ते जाएगा उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन का भी फिलिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होता है, जैसे हम लोग ऐसे ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे देखो, ड्रॉ कर लेते हैं। वन में देखो, फर्स्ट वाले सेल में सिर्फ एस सब सेल होता है। ठीक है, याद रखने के लिए ऐसे याद रखते हैं हम लोग। सेकंड सेल में 2s और 2p दोनों होता है। थर्ड में क्या होगा, 3s 3p और 3d। फोर्थ में क्या होगा, 4s 4p 4d और 4f। इसके बाद सारे में वही होगा, 4f तक जाएगा, 5s 5p 5d और 5f। इसी तरह अप टू सो ऑन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा ये ऑर्बिटल्स भी इंक्रीज होते जाएंगे, 6s 6p 6d और 6। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर कैसे फॉलो करना है हमको। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज में जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है 1s में जाता है, फिर 2s में जाता है, फिर 2p होते हुए 3s में आता है। ये एरो का डायरेक्शन देखना, पहले 2p में जाएगा फिर 3s, फिर 3s के बाद 3p में, फिर उसके बाद 4s में आएगा। इसके बाद 4s के बाद 3d, फिर 4p और 5s। तो ये डायगोनली इस ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, फिर 5s के बाद देखो ये 4d 5p और उसके बाद 6s में आएगा। दिख रहा है ना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गया, फिर 2s में, फिर 2p होते हुए 3s में, फिर 3s के बाद 3p से 4s, 4s के बाद 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s और इसी तरह फिर 6s के बाद 4f। ठीक है, 4f 5d फिर 6p और उसके बाद 7s। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 7s 7p 7d 7f। तो इसी तरह इंक्रीज होते जाएगा। क्लियर है? तो ये पैटर्न फॉलो होगा। समझ में आ रहा है ना ये सबको? यस सर। चलो अब यहाँ पे देखो इसको कैसे हम लोग फॉलो करेंगे। तो S का मैक्सिमम कैपेसिटी जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन का है? S का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ये सब ध्यान रखना। S के ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी, S में एक ऑर्बिटल होता है और S एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। और P का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना हो सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 × 2 6 हो गया। D का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, 5 ऑर्बिटल 5 × 2 10। और F का मैक्सिमम कैपेसिटी है 14 ऑर्बिटल्स का।
तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमको। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर पहले बताओ कितना होता है? 23, एटॉमिक नंबर 11, 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। तो इसी ऑर्डर में हमको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकता है, तो 1s2, ठीक है। ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। 1s2 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेल के s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। फर्स्ट सेल के s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन। 1s के बाद फिर जाएगा 2s में, तो 2s2, 2s के बाद जाएगा 2p में, तो 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है, तो 2p6। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे काउंट कर लो, 10 हो चुका है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, तो वो किस में जाएगा? 2p के बाद 3s में, तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सोडियम का। इसको हम लोग नोबल गैस के भी टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इससे पहले जो नोबल गैस आ रहा होगा, जैसे नियॉन का हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो यहाँ पे नियॉन का लिख रहा है, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा 1s2, 2s2 और 2p6, ठीक है। तो सोडियम का दूसरा हम लोग कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो इसके पहले जो नोबल गैस आ रहा है, सोडियम के पहले नोबल गैस कौन सा आ रहा है? नियॉन। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन उसको ब्रैकेट में लिख दे रहा है, मतलब ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन। अब नियॉन में ऑलरेडी वो 10 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, yes sir, चलो। तो यहाँ देखो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, ये नियॉन में ऑलरेडी ये 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शो कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3s1 में। तो दूसरा तरीका ये ऐसे भी तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्म में हम लोग, एक्सपैंडेड फॉर्म में ये है, अगर तुमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको नोबल गैस के टर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो इसी तरह ये नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, इसका लिख के बताओ। लिख लोगे ना तुम लोग? Fe का लिखो। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ तो क्या आएगा? SPDF वाले फॉर्म में लिखना है तुम लोग को। Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। आया किसी का? बोलो, कोई भी बोलो जल्दी से। बोलो, sir किसी का one, आया? हाँ sir बोलो। 1s square, स्क्वायर नहीं, 1s2 बोलते हैं, ठीक है। 1s2, 2s2 हम लिख रहे हैं, 2, ठीक है। चेक कर लेना तुम लोग। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 4s2 3d6, और 3d6, 3d6। देख लो, आ गया सबका। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करते रहना है, ऐसा नहीं कि एक्सीड कर गए, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें 26 होंगे, 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 26 इलेक्ट्रॉन्स का ही फिलिंग हमको करना है, ठीक है। तो ये सारा देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑर्बिटल्स का देखो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही जा रहा है। तुम लोग को एनर्जी निकालने बताए थे, ठीक है। n+l वाला रूल लगाओगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में है, और इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। जैसे जैसे ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी उसी ऑर्डर में फिल होंगे, ठीक है। नहीं तो किसी को डाउट हो रहा है तो वो n+l का वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है या नहीं।
और इसको हम लोग अगर नोबल गैस के टर्म में लिखना चाहें तो नोबल गैस के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, इसको बताओ। तो आयरन का, आयरन से पहले कौन सा नोबल गैस आता है, जस्ट पहले बोलो। Fe के जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस है? बोलो, जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस आता है Fe के? सर आर्गन। आर्गन आता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18। ठीक है, तो आर्गन आता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। तो आर्गन के फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स तक तो हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक हो जाएगा? 2 4 10 12 6 18, 3p6 तक हो गया यहाँ तक। इसके बाद हमको रिप्रेजेंट करना है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? 4s2 और 3d6। तो ये इसका दूसरा फॉर्म है, इसको ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नोबल गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो यही है ऑबॉउस प्रिंसिपल, कैसे हमको ऑबॉउ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ये एसपीडीएफ वाला रूल, अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग लिखोगे वो एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग ही लिखोगे। ठीक है, अब पहले वाला जो 2 8 18 लिखते थे वो सब नहीं यूज करना है, अब एसपीडीएफ वाला ही यूज करना है। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग ही लिखना है। चलो स्ट्रॉन्सियम का लिखो, तो स्ट्रॉन्सियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। एटॉमिक नंबर स्ट्रॉन्सियम का कितना होता है? 38। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग, जल्दी लिख के बताओ। आ गया? बोलो क्या आया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहाँ तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 30 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 3d के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बताओ? 4p6 हाँ 4p6, तो टोटल 5s 4p6 हो गया। ठीक है, तो टोटल आ गए यहाँ तक 36 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4p के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, देख लो यहाँ पे ऑर्डर फॉलो करो। 5s तो 5s हाँ, तो 3d के बाद 4p में गया, 4p के बाद 5s में, तो 5s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 कितना बचा हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन ही बचा हुआ है, तो 5s2 हो गया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको इस ऑर्डर में लिखना होगा। ये सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, जैसे जैसे ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ते जा रहा है उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होते जा रहा है। लिख लोगे ना अब? कोई डाउट है इसमें किसी को? हेलो, कोई डाउट है? बोलो। नो सर चलो, तो नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला तो अबॉव प्रिंसिपल हो गया, नेक्स्ट रूल है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये रूल क्या बोलता है ये हम लोग देखेंगे। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो पहले इसका स्टेटमेंट क्या होता है? इसका स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट pairing of electrons belonging to the same subcell, it states that pairing of electrons belonging to the same subcell
does not take place until each orbital of that subcell has got one electron with parallel spin. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुंस रूल इसको बोलते हैं, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, और बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देख रहे थे, वहां पे इलेक्ट्रॉन हम लोग सबसेल तक तो पहुंचा दिए कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन गया, या डी में 5 ही इलेक्ट्रॉन गया, डी में 6 इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, वो सबसेल तक तो इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए। अब क्या है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, वो और इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअली ऑर्बिटल में अरेंज होना है। तो ऑर्बिटल में वो कैसे अरेंज होगा, वो हुंस रूल से पता चलता है। तो हुंस रूल क्या बोला है कि जैसे मान लो पी ऑर्बिटल है, ठीक है, जैसे पी ऑर्बिटल है, पी में टोटल, पी सबसेल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो पी सबसेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 6 ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब मान लो इसमें पी में हमको 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, ठीक है, या 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। पी में हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करना है। तो ये क्या बोला कि जैसे पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों का एनर्जी बराबर है। ठीक है, तीनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी बराबर है। तो क्या बोला कि ये इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले जो सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और वो भी पैरेलल स्पिन के साथ। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड वाला एरो है, तो सारा इलेक्ट्रॉन उसी वही अपवर्ड एरो पॉइंटेड होगा, मतलब सारे का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। पैरेलल स्पिन का मतलब यही हुआ कि 2 टाइप का स्पिन होता है ना, एक अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं और एक डाउनवर्ड एरो से। ठीक है, ये बता चुके थे लास्ट क्लास में तुम लोगों को। ये रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, एक जो है क्लॉकवाइज को शो करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज को। ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि अपवर्ड क्लॉकवाइज होगा या डाउनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा, कोई भी एज्यूम कर सकते हो किसी को। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज वाला फिल हुआ है, तो सारे ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पैरेलल स्पिन के साथ, सब में स्पिन सेम होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, तो उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक ऑर्बिटल का यहाँ पे पेयरिंग हो गया, और बाकी 2 जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, तो ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए हुंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि ये है, तो जैसे पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, तो ऐसा नहीं है कि 2 ऑर्बिटल में पूरा 4 इलेक्ट्रॉन आ गया और एक ऑर्बिटल खाली हो गया, तो ये ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हमेशा इस ऑर्डर में होगा कि सारे ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और उसके बाद ही अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है तभी इलेक्ट्रॉन का हम लोग पेयरिंग करेंगे, उससे पहले पेयरिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाला जाता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है, ये है 2s+1। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2s+1, और ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो आ रहा है, ये 2s+1, ये मैक्सिमम होना चाहिए। और यहाँ पे s क्या डिनोट करता है, s जो है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे s क्या डिनोट कर रहा है, समेशन ऑफ all the spins, summation of all the spins of, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, summation of spins of all the electrons। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी का हम लोग, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं उसमें प्रेजेंट, उनके स्पिन का हम लोग समेशन कर देते हैं, तो वो हमको s का वैल्यू दे देगा। और हमको s का वैल्यू यहाँ पुट करना है, और 2s इंटू 2s+1, ये वाला वैल्यू स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये डिनोट कर रहा है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू जो है हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा।
ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो P4 के लिए हम लोग पहले वाले केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट वाले केस में अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करोगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, s का वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट वाले केस में देखो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड एरो वाले हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड वाले हैं, तो हम लोग अपवर्ड को प्लस हाफ एज्यूम करते हैं। ये देखो दो ही वैल्यूज होता है स्पिन का, एक प्लस हाफ होता है और दूसरा क्या होता है, माइनस हाफ। तो किसी को हम लोग प्लस हाफ एज्यूम कर सकते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली माइनस हाफ। तो अपवर्ड वाले को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे प्लस हाफ है, और डाउनवर्ड जो है ये माइनस हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन जो है अपवर्ड वाले हैं, तो 3 इंटू ये प्लस हाफ, और ऊपर से इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि माइनस हाफ वाला है, ठीक है, तो +1 इंटू माइनस हाफ। तो यहाँ पे स्पिन का वैल्यू क्या आ गया, 3/2 और -1/2। तो इसका वैल्यू देखो क्या आ गया, s का वैल्यू हो गया 1। तो इस केस में हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल रहे हैं, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2s+1। तो 2s+1, तो 2 इंटू 1, s का वैल्यू 1 है और +1 करोगे तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ये फर्स्ट वाले केस का हम लोग बात कर रहे हैं। सेकंड वाले केस का देखो, तो सेकंड वाले केस में हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल रहे हैं, तो पहले s का वैल्यू हमको निकालना होगा। तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ ऑल द स्पिन्स। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो 2 इंटू प्लस हाफ हो गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो 2 इंटू माइनस हाफ। तो ओवरऑल क्या आ गया, 0 आ गया, है ना, दिख रहा है सबको, हेलो। Yes, sir. तो इस केस में अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम लोग निकालें तो 2s+1 करोगे तो 2 इंटू 0 और +1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया ना। तो ये क्या बोला हुंड्स रूल कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का फिलिंग उसी ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर में ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 का वैल्यू क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए, इसीलिए हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला टर्म है। तो हम लोग देखो यही वाला ऑर्डर, तुम और कोई भी ऑर्डर एज्यूम कर लो, हमेशा मैक्सिमम जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगा वो इसी ऑर्डर में आएगा, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हम लोग इस ऑर्डर में करते हैं। तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है तो हमेशा हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमाइज करते हैं, उस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है जिस ऑर्डर में उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। जैसे मान लो डी में, ठीक है, 3 के डी में जैसे मान लो 8 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करना है हमको, तो डी में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, थर्ड का डी है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करने के लिए कैसा ऑर्डर होना चाहिए, तो पहले सब में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा विथ पैरेलल स्पिन, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। तो उसके बाद ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो 3 का पेयरिंग हो गया, बाकी 2 अनपेयर्ड बच गया। तो यहाँ पे तुमको, यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ पेयर्ड और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें तुमसे पूछा जाए कि कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताओ तो यहाँ पे तुमसे अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछ लिया जाए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम लोग हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया इस केस में, 3d8 में बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 2. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग एक ये भी मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना हो तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही निकलता है। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n इंटू n+2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन। ये bm क्या है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया। और यहाँ पे n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब ये किससे डिसाइड होगा, हुंड्स रूल से ही डिसाइड होगा, क्लियर है ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे 2 था, तो इसके लिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट हमको निकालना रहता तो ये फॉर्मूले में पुट करोगे 2 इंटू 2+2, तो √2 इंटू 2+2 बोर मैग्नेटॉन। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इसको
म्यू से इसका नोटेशन होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर तुमसे पूछा जाए तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। कोई डाउट है इसमें किसी को? देख लो, तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है। तो ऑर्डर हमको वो फॉलो करना है जिस ऑर्डर में स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो, सबसे मैक्सिमम आए। ठीक है, क्लियर है ना? हेलो हेलो। Yes, sir. चलो, अब जैसे मान लो किसी आयंस का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जैसे नॉर्मल एटम का तो हम लोग लिखना सीख गए, आयंस का लिखना है। जैसे मान लो Fe2+ का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इस केस में कैसे लिखते हैं हम लोग? तो किसी आयनिक स्पीसीज का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो यहाँ पे ध्यान देना, आयंस कैसे फॉर्म होता है, आइदर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तभी तो आयंस फॉर्म होगा ना। तो दो टाइप के एनायन होंगे, एक केटायन होता है और एक एनायन होता है। केटायन किसको बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव या नेगेटिव, किसको बोलते हैं? बोलो, केटायंस पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज? Negatively charged. पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो देखो हमेशा आयंस का फॉर्मेशन आइदर गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। तो लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से पॉसिबल है? हमेशा आउटर मोस्ट सेल से ही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर लूज भी करेगा इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट सेल से लूज करेगा, अगर गेन भी कर रहा होगा तो आउटर मोस्ट सेल में ही लूज गेन करेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना, आयोनिक स्पीसीज का अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद हमको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो न्यूट्रल एटम से अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आउटर मोस्ट सेल से ही निकालोगे, अगर इलेक्ट्रॉन डालना भी है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड भी करना है तो वो आउटर मोस्ट सेल में ही ऐड होगा। तो जैसे मान लो Fe2+ का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर इसका 26 है, ये तो चेंज होगा नहीं। तो सबसे पहले हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग, न्यूट्रल स्पीसीज का पहले लिखोगे। तो ये हम लोग लिख चुके हैं पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, यही है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, आयरन का Fe का लिख चुके हैं ना पहले हम लोग 26 का। कोई डाउट है इसमें किसी को? अब देखो, अब Fe2+ का लिखना है तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमको बाहर निकालना है या ऐड करना है, बताओ तो। Fe2+ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसमें? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बताओ। हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, हेलो, अरे रेस्पॉन्ड करो कोई, आवाज आ रहा है Yes, या sir. नहीं? आ अरे रहा तो यहाँ पे तो बोलो ना, पूछ रहा है यहाँ पे, देखो Fe2+ जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? है. Loss of बोल, electron. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं यहाँ पे? 2. 2 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल में इसके पास टोटल 26 इलेक्ट्रॉन था, अब 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अब Fe2+ के बाद पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 24 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो हमको 24 इलेक्ट्रॉन से फिल करना है यहाँ पे। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो उसके आउटर मोस्ट सेल से ही निकलेगा। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है यहाँ पे, बताओ तो। सबसे बाहर वाला सेल कौन सा है यहाँ पे, देखो So इसमें से ये 3d6. 3 से भी सबसे बाहर वाला सेल यहाँ 4th सेल होगा ना। ये तो थर्ड सेल है, 3D मतलब ये थर्ड सेल डिनोट कर रहा है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे 4s लिखा हुआ है 4s2, इसका मतलब फोर्थ सेल के s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका मतलब हुआ। तो हम आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहे हैं, तो आउटर मोस्ट सेल तो फोर्थ सेल ही होगा ना, क्लियर है? सबसे Yes, बाहर sir. वाला सेल, तो सबसे बाहर वाला सेल तो फोर्थ सेल है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, गेन या लॉस इलेक्ट्रॉन का होगा, तो आउटर मोस्ट सेल से ही करना है यहाँ पे। तो आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे फोर्थ सेल है, और इससे कितने इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 हो गया। मतलब 4s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया, तो वहां पे अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 4s0 और 3d6। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, 4s0 और 3d6, मतलब 0 मतलब वहां पे अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको ओमिट भी कर सकते हो। क्लियर है ना? ठीक Yes, है, sir. चलो, तो आयनिक स्पेसिस का हमेशा ध्यान रखना कि पहले न्यूट्रल स्पेसिस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उसके बाद हम लोग आयंस का लिखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल तुम लोग को दे रहे हैं, इसमें बताना, कोबाल्ट का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो उससे पहले निकल का लिखो। निकल Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तुमको, Ni2+ का, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। चलो Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ तो क्या आ रहा है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करना है। Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इसमें, फिर उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। Ni2+ में म्यू का वैल्यू क्या होगा ये कैलकुलेट करके बताना है। आ गया? Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन पहले बताओ क्या आया। So 1s2, 2s2, 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 4p0. ये कैसे आ गया? इसका पहले निकल का, पहले Ni का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो Ni का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? 4s2 और 3d8, यही आएगा ना लास्ट में, देखो तो। निकल का 4s2 3d8, टोटल 28 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, निकल का हम पूछ रहे हैं। तो निकल में टोटल 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन यही आएगा, 4s2 3d8 आएगा लास्ट में। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमको Ni2+ का लिखना है, तो Ni2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4 के, ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल फोर्थ सेल ही है, तो आउटर मोस्ट सेल फोर्थ सेल है, तो S से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो 3p6, इसके बाद क्या आ जाएगा? 4s से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो 4s0 बच जाएगा, और 3d8, यही होगा ना, देख लो। हेलो, क्या समझ में आया कि नहीं? हेलो, सर 3d8 के बजाय 4p2 क्यों नहीं?
4p2 कैसे होगा? 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं ना। 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या? काउंट करो ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ पे? 28। 28 ही है, तो 3d तक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा ना, 3d 8 तक ही रह जाएगा, 4p में जाएगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? वो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखाए थे तुम लोग को, 3d और 4p में तुम एनर्जी देख लो ना, किसका एनर्जी ज्यादा है? एक 3d है, एक 4p है, तो एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं? n+l रूल। तो n+l करोगे ये 3 + 2 ये 5 आएगा, इसका n+l करोगे तो 4 + 1 ये 5 आएगा, दोनों का n+l का वैल्यू 5 आ रहा है। तो इसमें इसके बाद हम लोग किससे एनर्जी डिसाइड करते हैं? उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखोगे, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा, तो 4p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा, तो 4p में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 4p तक जा ही नहीं पाएगा, 3d 8 ही रह जाएगा, तो लास्ट में क्या आएगा? 4s2 3d 8 आएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो वो कहाँ से निकलेगा? आउटर मोस्ट सेल से, तो फोर्थ सेल से ही निकलेगा, 4s2 निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल से निकल गया, तो फोर्थ सेल में 0 बच गया, तो अब 3d 8 ही बच जाएगा। समझ में आया? यस। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए पहले हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे हमको पता चलेगा? देखो, यहाँ तक तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, 3p6 तक, यहाँ तक कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या? ये तो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना यहाँ तक, क्योंकि सब में देखो पेयर बना हुआ है, टोटल सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फुल है सब में, तो यहाँ तक तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में मिल सकता है हमको? 3d 8 में मिल सकता है। तो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 3d 8 का, कैसा होगा 3d, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग 3d 8 का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं? तो d में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होगा? पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन बच गया, 3 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा। तो देखो ये 3d 8 का सिनारियो ऐसा होगा कुछ। तो यहाँ पे देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बच रहे हैं, बोलो? सर 2। 2। तो मतलब n का वैल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गया 2। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? √n इंटू n+2, और यूनिट क्या आ जाएगा? बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे पुट कर दो √2 इंटू 2 + 2, तो 2 इंटू 4 बोर मैग्नेटॉन, तो √8 आ जाएगा। तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। 2√2. तो ये 2√2 बोर मैग्नेटॉन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो कैसे निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट? तो ये ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाएगा, तो ये ऐसे निकालेंगे हम लोग। अब यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। 2 स्पीसीज आता है, पैरामैग्नेटिक जिसको बोलते हैं हम लोग, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज जिसके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, हैविंग एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर उस स्पीसीज के पास एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। एटलीस्ट है मतलब 1 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, तो एटलीस्ट एक होना चाहिए उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ? डायामैग्नेटिक स्पीसीज किसको बोलेंगे हम लोग? जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, तो वो हो गया डायामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक स्पीसीज। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए तो वो क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक। अगर उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये भी पूछा जाता है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक आइडेंटिफाई करने, तो वहां पे तुमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n का वैल्यू अगर 0 हो गया
तो वो डायमैग्नेटिक हो गया। अगर n का वैल्यू 1 2 या 3 कुछ भी हो तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? बोलो। हेलो हेलो। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये सब कैलकुलेट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। बोलो, आवाज आ रहा है ना? यस सर। किसी को डाउट है हाँ या नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। नो सर। चलो, अब यहाँ देखो हुंस रूल का एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन दो जगह पे एक्सेप्शन पाया गया है हुंस रूल का, ठीक है। तो दो जगह, तुम हम लोग के सिलेबस में 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 30 तक में दो जगह पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन पाया गया है हुंस रूल का। ठीक है, तो एक्सेप्शन किस में आता है? एक क्रोमियम वाले में आता है, ये ध्यान रखना है, और एक कॉपर वाले में आता है। ठीक है, एक कॉपर में आता है। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख के देखो। एक का एटॉमिक नंबर है 24 और दूसरे का एटॉमिक नंबर है 29। तो क्रोमियम का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, यही आना चाहिए एक्सपेक्टेड। बोलो, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए या नहीं अकॉर्डिंग टू होन्स रूल, या बोह्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड यही ऑर्डर होना चाहिए था, है ना? और कॉपर का ऑर्डर क्या होना चाहिए था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए था इसका भी। बट यहाँ पे ये हुंस रूल फॉलो नहीं करता है, ये एक्सपेक्टेड वाला ऑर्डर फॉलो नहीं होता है इस दोनों केस में। यहाँ पे लास्ट वाला क्या होता है कि 4s से जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके चला जाता है 3d वाले में। तो 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया 3d में, तो ये 4s1 और 3d5 ये करेक्ट ऑर्डर है इस केस में। तो ये करेक्ट ऑर्डर है किसका? क्रोमियम के केस में। ये यहाँ तक तो सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ तक सेम है। लास्ट वाले में सिर्फ चेंज होता है कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया 3 के d में, तो 4s1 3d5 हो गया। इसी तरह कॉपर में भी होता है। कॉपर वाले में ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, यहाँ तक सेम रहेगा। ठीक है? इसमें भी 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया 4s1 और ये 3d10 हो गया। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है, ये ध्यान रखना है। ये दो एक्सेप्शन वाला होता है, ये सबको याद रखना है। कॉपर और सॉरी क्रोमियम और कॉपर में ये दो जगह एक्सेप्शन आता है। क्लियर है? एक्सेप्शन क्या है वो याद रखना है कि लास्ट वाले में देखो, लास्ट में देखोगे s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है 3d में। ठीक है, तो 4s1 3d5 वो कॉपर का सॉरी क्रोमियम का हो जाएगा, और कॉपर का 4s1 3d10। तो यहाँ पे जो नॉर्मल हुंस रूल या फिर अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए वो करेक्ट नहीं होता है इसमें। दूसरा वाला एक्सेप्शन है, मतलब कुछ अलग फॉलो करते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ये पार्ट से। क्लियर है ना? कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन ध्यान रखना है? सिर्फ ये दो एग्जांपल है, क्रोमियम और कॉपर वाले में। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये दो एग्जांपल ध्यान रखो। तो एक्चुअली क्या है ये? स्टेबिलिटी ऑफ completely filled and half स्टेबिलिटी ऑफ completely filled and half filled सबसेल की वजह से आता है। ठीक है, इन दोनों का एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, इन दोनों का एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, ये दूसरा ऑर्डर फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि हाफ फिल्ड, ठीक है, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबसेल। ठीक है, हाफ फिल्ड एंड
completely filled subcell have some special stability, ठीक है। हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबसेल हैव सम स्पेशल स्टेबिलिटी। इसी की वजह से ये क्या होता है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैसे हम लोग रिलेट कर रहे हैं। तो जैसे ये देखो क्रोमियम के केस में 4s2 और 3d4 है। ठीक है, तो 4s2, तो s का देखो मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होता है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी अगर 2 है तो s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड। अगर s में हाफ फिल्ड कब बोलेंगे, जब जितना उसका मैक्सिमम कैपेसिटी अगर उससे आधा रहेगा। तो s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, अगर इसमें s में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका हाफ हो गया, तो ये हो गया s के रेस्पेक्ट में ये हाफ फिल्ड हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे d के टर्म में बात करेंगे तो d का मैक्सिमम कैपेसिटी है 10, तो d10 क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड, है ना। इसमें हाफ फिल्ड क्या आ जाएगा, डी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो हाफ फिल्ड क्या होगा बोलो तो। हेलो, 5. तो D5 इसके लिए क्या बन जाएगा, ये हाफ फिल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो जनरली होता क्या है कि किसी भी सबसेल के लिए उसका जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बाकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से, बाकी अदर कॉन्फ़िगरेशन से वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी जो होता है हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का वो बाकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जहां पे पॉसिबिलिटी अगर बन रहा है, ठीक है, हमेशा कोई भी एटम जो होता है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उसी की तरफ शिफ्ट होगा, सिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उसी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही चीज बात कर रहे हैं कि अगर सबसेल का स्टेबिलिटी अगर बढ़ रहा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उसी ऑर्डर में चलेगा। तो यहाँ पे इस केस में देखो, ये क्रोमियम का केस है। क्रोमियम में अगर हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि लास्ट वाले में क्या आ रहा था, 4s2 3d4, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन था, ये फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं फॉलो होता है, क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो 4s2 है, तो यहाँ पे एक तो फुल्ली फिल्ड मिल रहा है, बट 3d4 ये ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फुल्ली फिल्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल गया और एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d5 वाले में चला गया, ये ऑर्डर फॉलो होता है। यहाँ पे देखो अब ये भी क्या बन गया, 4s1, तो ये अब क्या बन गया, हाफ फिल्ड हो गया, और ये 3d5 ये भी क्या हो गया, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना। तो यहाँ पे दोनों हाफ फिल्ड हो गया, जबकि पहले वाले में क्या था, एक फुल्ली फिल्ड था, दूसरा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन था। तो खुद डिसाइड करके बताओ कि इन दोनों, पहला और दूसरे में कौन सा ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, बताओ तो, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो बोलो। क्रोमियम के केस में Second. कौन सा ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2nd. सेकंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों हाफ फिल्ड है, और पहले वाले केस में एक फुल्ली फिल्ड था, दूसरा नॉर्मल था, इसलिए ज्यादा स्टेबल ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। समझ में आया। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड की वजह से ही यहाँ पे एक्सेप्शन मिलता है। इसी तरह कॉपर में भी हो रहा है। कॉपर में देखो ये 29 है, एक्सपेक्टेड क्या ऑर्डर था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर था 4s2 3d9 होना चाहिए, बट ये फॉलो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 4s2 एक फुल्ली फिल्ड हो गया, दूसरा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, 3d9 ना तो फुल्ली फिल्ड है ना ही हाफ फिल्ड है, तो इसलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 4s का शिफ्ट होके चला जाता है d में, तो ये 4s1 हो गया और 3d10 हो गया। तो देखो 4s1 ये क्या बन गया, ये हो गया हाफ फिल्ड, ठीक है, और 3d10 क्या हो गया, ये फुल्ली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तब इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेकंड वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम लोग
नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं, ऊपर वाला ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। तो 1 से 30 तक एटलीस्ट तुम लोग को ध्यान रखना, उसमें दो जगह पे एक्सेप्शन आएगा, एक क्रोमियम के केस में, एक कॉपर के केस में, तो ये ध्यान रखना है। अब हम लोग रीजंस देखते हैं कि क्यों एक्चुअली हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। रीजंस क्या क्या है? रीजंस फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है, दो रीजन से इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। रीजंस फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का, ठीक है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का। तो सबसे पहला जो रीजन होता है ये है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जनरली देखो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग बात करें, जैसे 3 के पी में है, मान लो, चलो ये पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी का भी पी ले लो, 2 का पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2, ठीक है, ये ऐसे है, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें हम लोग, ठीक है, तो ये 1 2 और 3। तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये हो गया इसके लिए हाफ फील्ड हो गया। और इसी का हम लोग फुल्ली फील्ड वाला केस लेते हैं। तो फुल्ली फील्ड वाले केस में क्या आ जाएगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन गया पहले, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो गया, ठीक है, तो ये 2p6 हो गया। ये हाफ फील्ड है, ये फुल्ली फील्ड है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के केस में हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, और तीनों इलेक्ट्रॉन में देख रहे हैं हम लोग इसका क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो है ये पैरेलल स्पिन है। पैरेलल स्पिन का मतलब अगर तीनों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो सारे एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे घूम रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिकल बोल सकते हैं एज कंपेयर टू अदर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ले लें, P4 वाला कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग एज्यूम कर लें, तो P4 वाले में क्या आ जाएगा, 3 पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चल गया, उसके बाद एक का पेयरिंग हो गया। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें, ये दोनों में, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, P4 वाले में 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये तो सेम सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो इन दोनों सिमेट्री से अगर हम बात करें तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन सारे सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, वहां पे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे P4 में क्या हो रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो ऑब्वियसली ये वाला सिमेट्रिकल तो है। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, और P6 में भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखो P6 में क्या है, फुली फिल्ड वाले में 3 इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और उसी टाइम पे 3 इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहा है, ठीक है, मतलब 3 क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो 3 एंटी क्लॉकवाइज भी जा रहा है, तो यहाँ भी हम लोग सिमेट्रिकल
हेलो, आवाज आ रहा है अभी? Yes, sir. कब से कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था? हो गया 3-4 मिनट। 3-4 मिनट से नहीं जा रहा था आवाज। चलो ठीक है, यहाँ पे अरे प्रशांत, हेलो। Yes, sir. चलो अभी रुको 1 मिनट। अब स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, विजिबल है स्क्रीन सबको? रितिका, Yes, sir. चलो यहाँ देखो। तो ये वाला सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये समझ में आ गया सबको? ये वाला पार्ट सुने हो yes, sir. या नहीं सुने हो? तो सिमेट्रिकल देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो होता है वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या है यहाँ पे? मिनिमम हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मिनिमम। जितना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा उतना एनर्जी भी उतना कम होगा। ठीक है, और एनर्जी कम होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एनर्जी और स्टेबिलिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी अगर किसी सिस्टम का कम होगा तो स्टेबिलिटी उसका बढ़ेगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? बोलो। Sir. तो No, पहला sir. रीजन तो होता है, हाँ, तो पहला रीजन तो है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट की वजह से ये हम लोग बोलते हैं कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल है बाकी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन से। और दूसरा जो रीजन होता है ये है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में अगर तुमसे पूछा जाए कि जनरली अगर तुमसे पूछा जाए कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि स्टेबिलिटी जो होता है, क्योंकि हम लोग तो अभी पढ़े कि हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है दूसरे कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, लेकिन अगर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में तुमसे अगर पूछा जाए तो स्टेबिलिटी ये ध्यान रखना, फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी जो होता है ये ज्यादा है किससे? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से ये ज्यादा है। फुल्ली फील्ड वाला जो है हाफ फील्ड वाले से ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक टर्म होता है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो P3 में है, ठीक है, P में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं बताओ? टोटल 3 ऑर्बिटल है ना? ठीक है, और एक P6 ले लिया हम लोग। P6 में टोटल चलो, तो P3 और P6 लिया, ठीक है। तो P6 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो P3 में टोटल तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और P6 में क्या हुआ? तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसका पेयरिंग कर दिया हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्सचेंज एनर्जी का। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है सबशेल में, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि ये फिक्स है कि एक सबशेल में अगर चला गया तो उसी में रहेगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को क्या करते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, पहले वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे वाले में जा सकता है, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके फर्स्ट वाले में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज करता है तो हमेशा वहां पे एक एनर्जी रिलीज होता है, और उसी रिलीज्ड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron exchanges its position
with other electron in an atom। तो किसी भी एटम में ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अगर अपना पोजीशन एक्सचेंज कर रहा होगा तो वहां पे एनर्जी हमेशा रिलीज होगा, और उसी रिलीज एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। तो उसी रिलीज एनर्जी को हम लोग कौन सा टर्म बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, रिलीज इन एन एटम इज नोन एज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसी रिलीज एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जितना एनर्जी रिलीज हो रहा होगा उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अब ये देखो, किसी भी सिस्टम से अगर एनर्जी बाहर निकलेगा, जैसे कोई भी सिस्टम अगर हम लोग ले लें, ठीक है, किसी भी सिस्टम से अगर एनर्जी बाहर निकलेगा तो उस सिस्टम का एनर्जी कम हो रहा होगा या ज्यादा हो रहा होगा? बताओ, बोलो। किसी सिस्टम से अगर एनर्जी बाहर निकलेगा तो उसका एनर्जी कम होगा या ज्यादा होगा? कम। कम होगा। तो कम होगा तो एनर्जी अगर, तो एनर्जी अगर बाहर निकलते जा रहा है, ठीक है, एनर्जी रेडिएट हो रहा है, एनर्जी एमिट हो रहा है, ठीक है, तो एनर्जी एमिट हो रहा है या फिर रेडिएट हो रहा है? बाहर निकलने का मतलब एमिट हो रहा है या रेडिएट हो रहा है? तो एनर्जी एमिट या रेडिएट होने की वजह से एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। और एनर्जी अगर कम हो रहा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? बताओ तो। एनर्जी अगर डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बोलो। एनर्जी अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? हेलो, बोलो। बोलो कोई। एनर्जी अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या है? इनवर्सली इंक्रीज प्रोपोर्शनल है। होगा। ठीक है, तो एनर्जी अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज। क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो जितना ज्यादा अगर एक्सचेंज पॉसिबल होगा, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस अगर बढ़ गया तो एनर्जी उतना ज्यादा बाहर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस अगर बढ़ेगा तो एक्सचेंज एनर्जी भी इंक्रीज होते जाएगा, और एक्सचेंज एनर्जी अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा एनर्जी उस सिस्टम से बाहर निकल रहा है, और जितना ज्यादा एनर्जी उस सिस्टम से बाहर निकलेगा उसका स्टेबिलिटी उतना बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसमें हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना एक्सचेंज पॉसिबल होगा। तो मोर नंबर ऑफ, हाफ फील्ड में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। ठीक है, मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। ठीक है, मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर पॉसिबल, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा पोजीशन ये आपस में एक्सचेंज कर सकता है, और जितना ज्यादा एक्सचेंज करेगा पोजीशन उतना ज्यादा एनर्जी इससे बाहर निकलेगा, और एनर्जी बाहर निकलने का मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम लोग कंपेयर करें तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है हमको, तो फुल्ली फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन जो है, फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वो हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल होगा, कंसिडरिंग द मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। ठीक है, तो ये दो फैक्टर होता है जो कि रिलेट करने में हेल्प करता है हमको कि क्यों हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो बाकी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो यही होता है उसमें एक्सेप्शन आने का, कॉपर वाले पार्ट में एक्सेप्शन आने का ये रीजन है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? देख लो। तो ये हम लोग का ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तुम लोग क्वेश्चंस नहीं बनाए हो ना अभी तक बुकलेट में? होमवर्क हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है? बुक, तुम लोग को बुकलेट मिल गया है? बोलो। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बुकलेट तो मिला हुआ है ना? यस सर। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे होमवर्क दे रहा है, और ये होमवर्क नेक्स्ट सर क्लास मेरे जब को भी, बुकलेट नहीं मिला है। हाँ तो वो मैसेज कर देना तुम लोग सर को। ठीक है, वो बुकलेट भेज देंगे PDF।
तो अभी तक ली क्यों नहीं हो? वो मैसेज करके या फिजिकली भी जाके ले सकती हो ऑफिस में। फिजिकली अगर लेना सर है हम तो बोकारो में नहीं रहते हैं। अच्छा ठीक है, तो वो पीडीएफ मांग लेना, फिर पीडीएफ भेज दिया जाएगा तुमको। ठीक है, तो ओके सर। मैसेज कर देना, पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि तुम बुकलेट से जितना भी नीट वाला एक्सरसाइज, क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो नीट का एक्सरसाइज जो भी दिया हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे तुम लोग को करके रखना है। नीट वाला एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं बुकलेट में वो सारा क्वेश्चन और नीट वाला एक्सरसाइज ये दोनों करके रखोगे तुम लोग। नेक्स्ट क्लास एक हम लोग एक सिर्फ डाउट क्लास ही रखेंगे उस क्लास में, क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और उसमें एक दो फॉर्मूला बताना है, वो देख लेंगे, छूटा हुआ है तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, और वो सिर्फ स्पेसिफिकली डाउट क्लास ही रहेगा। तो इसलिए तुम लोग क्वेश्चंस बना के आना, वहां पे जो भी डाउट होगा ग्रुप में भी डाल देना, जिसको डाउट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सर प्रीवियस ईयर में एम्स का भी वो भी करना है। हाँ एम्स का भी, एम्स और नीट बराबर हो गया, बट वो भी कर लेना। ठीक है, दोनों करके रखना, प्रीवियस ईयर नीट का और एम्स का दोनों, जो भी दिया हुआ है बुक में सारा कर लेना। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है वो आराम से, ये सब चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिलेंगे, तो वो सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसी से तुम्हारा डाउट भी दूर होगा। थ्योरी, सिर्फ थ्योरी पढ़ने में 4 बार थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक बार थ्योरी पढ़ो और क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास स्पेसिफिकली तुम लोग का डाउट क्लास ही रहेगा, जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो तुम लोग ग्रुप में भेज देना, उसी क्वेश्चन को हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो भी डाउट होगा किसी को, या फिर डायरेक्ट क्लास में भी पूछ सकते हो। कोई डाउट और किसी को? सर पहले का हम नहीं पढ़े थे तो एक्स्ट्रा क्लास होगा क्या? पहले का नहीं पढ़ी हो तुम? कौन? अंजलि। पहले का डाउट क्लास तो दिया गया था ना तुम लोगों को। कब से तुम सर क्लास अभी कर रही हो? 3 दिन पहले। तो कहाँ से तुम क्लास कर रही हो? अभी मतलब तो कहाँ, स्कूल से कौन से पढ़ते हो, खुद से पढ़ते हैं। नहीं, कौन से टॉपिक से यहाँ स्टार्ट की हो क्लास? यहाँ तो एटॉमिक अभी ये स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का अभी लास्ट अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहा? क्वांटम नंबर से। बोर्स मॉडल, अच्छा क्वांटम नंबर से। उससे पहले बोर्स मॉडल वाला क्लास नहीं की हो? नहीं। तो एक काम करना, तुम पहले यूट्यूब पे लेक्चर्स होंगे इसके, ठीक है, तुम लोग का, हाँ सब पढ़े वहां से तो। तो वहां से क्लियर नहीं हुआ? नहीं, स्मार्ट ट्रिप का। हाँ, तो वो लेक्चर करने से क्लियर हुआ कि नहीं? उस पहले एक बार देख लेना उसको, उसके बाद भी अगर डाउट रहता है ना, लेक्चर देखने के बाद भी अगर डाउट रहता है तो फिर बोल देना, वो डाउट क्लास अरेंज कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो पहले एक बार खुद से देख लेना, अगर उसके बाद डाउट, कुछ भी डाउट रह रहा है तो बोल देना, वो अरेंज हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो बाकी लोग क्वेश्चंस बना के रखना, नेक्स्ट क्लास में स्पेसिफिकली बोल रहे हैं तुम लोग को, बार बार बोल रहे हैं, बना के रखो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो एंड कर रहे हैं आज का क्लास, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो।